हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम अध्ययन कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की किडनी के बारे में। ये टॉपिक स्टार्ट किया था हमने यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का यूरिनोजेनिटल सिस्टम, और इसमें हमने चर्चा की थी कि दो सिस्टमों की एक साथ बात हो रही है, एक यूरिनरी सिस्टम, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में उसका काम हमने देखा था कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है वो रिप्रोडक्शन से संबंधित है। अब इसका अध्ययन होता है वो एक साथ किया जाता है, क्योंकि फंक्शनली दोनों डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चरली इनके अंदर सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है। और ये भी हमें पता है कि जब मेल के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो जो यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग होता है, उसी के थ्रू क्या करते हैं वो बाहर निकलते हैं। इसके लिए हम इनका एक साथ अध्ययन करते हैं। यहाँ हमें किडनी के बारे में पढ़ना है। हम वर्टिब्रेट की किडनी के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो किडनी की बेसिक हमने ओरिजिन को देखा था, और इसके साथ में जो किडनी की डक्ट है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने इसकी ओरिजिन और हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली थी कि किस किस प्रकार से कौन से भाग होते हैं, और जो आर्की नेफ्रॉन है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न वर्टिब्रेट है उनके अंदर जो किडनी होती हैं उनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन है वो मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और किस प्रकार से किडनी होती है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर उनका ओरिजिन होता है, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है उसको समझने वाले हैं। तो जो मॉडर्न वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर 3 टाइप्स की किडनी मिलती है। इन मॉडर्न वर्टिब्रेट्स three types of kidney. Three types of kidney found in modern vertebrate. ऐसे लिख लीजिए, सेंटेंस ज्यादा बेस्ट रहेगा। Three types of kidney found in modern वर्टिब्रेट्स। यानी जो मॉडर्न वर्टिब्रेट है उनके अंदर 3 प्रकार की किडनी पाई जाती है। कौन कौन सी है उनके बारे में देखना है। प्रोनेफ्रोज, मिजोनेफ्रोज और मेटानेफ्रोज। प्रोनेस टाइप की किडनी, प्रोनेफ्रोज प्रकार की, मिजोनेफ्रोज और मेटानेफ्रोज टाइप की किडनी है वो मॉडर्न वर्टिब्रेट के अंदर देखने को मिलती है। अब किस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है, कैसे इनका इवोल्यूशन होता है, कल हमने आर्किनेफ्रॉन के बारे में अपने पीछे के वीडियो में बात की थी अपन ने, और वहां हमने देखा था कि जो आर्किनेफ्रॉन जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट जो एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट है, पूर्वज कशेरू की, उनके अंदर उस प्रकार की किडनी थी। अब मॉडर्न जो वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर किस प्रकार की किडनी, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रोनेफ्रोज के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रोनेफ्रोज किडनी। प्रोनेफ्रोज किडनी, हिंदी में इसको बोलेंगे प्राकवृक्क। प्राकवृक्क इनको बोलेंगे। अब इनको प्रोनेफ्रोज क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक तो जो
वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो होते हैं, उनके अंदर वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियो है उनके अंदर इसका फॉर्मेशन होता है, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होंगी उनका फॉर्मेशन डोर्सली भाग में होगा बॉडी के, और सिलोम के एंटीरियर पार्ट में, यानी जो पूरी सिलोम होती है उसके एंटीरियर पार्ट में, जस्ट बिहाइंड हेड, यानी हेड के पीछे वाला भाग होता है, वहां पर सबसे पहले किडनी ट्यूब्यूल्स है वो डेवलप होती है, सबसे पहले डेवलप होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रोनेफ्रोज बोला जाता है। और जो सिलोम होगी उसमें डोर्सली पोजीशन पे होंगी। देखो कंप्लीट जो सिलोम होती है, सिलोम का जो एंटीरियर पार्ट होगा, अग्र भाग होगा, उसके अंदर इनका डेवलपमेंट होगा, सिलोम के बोथ साइड के अंदर इसका फॉर्मेशन होने वाला है, हेड के जस्ट पीछे इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको हेड किडनी भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट है, आप इसका नोट करिए। in the embryos in the embryos of all vertebrate, in the embryos of all vertebrate, the first kidney tubule appear in the embryo of all vertebrates. The first kidney tubule appear dorsally डोर्सली का मतलब डोर्सल सरफेस होगी भाई, आपको बताया था पीछे की वीडियो में भी, ऊपर वाला जैसे ये पार्ट है ये डोर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल है हमारी बॉडी का, जैसे ये वेंट्रल है, पीछे वाला भाग क्या है, डोर्सल है, तो डोर्सल पोजीशन के अंदर ये अपीयर होंगी। either side of the anterior side, एंटीरियर एंड लिखी है, एंटीरियर एंड ऑफ द सिलोम। देखो कहां बनेगी इसका मतलब समझना, एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट के सभी जो वर्टिब्रेट है उनके एम्ब्रियो के अंदर फर्स्ट किडनी ट्यूब्यूल एपियर डोर्सली, पृष्ठ सतह पर, आइदर साइड ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द सिलोम, सिलोम का जो एंटीरियर भाग है, एंटीरियर एंड है यानी अग्र भाग होगा, उसके अंदर डोर्सल सरफेस पर सबसे पहले किडनी ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले किडनी ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन यहां पर होगा। these are called pronephros because they appear first। सबसे पहले इनका फॉर्मेशन होता है किडनी ट्यूब्यूल का, वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो के एंटीरियर पार्ट में होगा, सिलोम के और डोर्सल सरफेस पे होगा, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रोनेफ्रोज बोला जाता है। पहली बात इनकी। अब जैसे हमने इसको कहा कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, हेड किडनी भी बोला जाता है, किनको, प्रोनेफ्रोज को, क्योंकि
जब डेवलपमेंट होगा तो सिलोम के एंटीरियर पार्ट में जहां हेड बनता है जस्ट उसके पीछे क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको हेड किडनी भी कहा जाता है। These are also called head kidney because because they are behind the head। इनको सिरस किडनी या हेड किडनी भी कहा जाता है क्योंकि ये हेड के पीछे होती है, हेड के पीछे होती है, इसलिए इसको अपन हेड किडनी बोल देते हैं। अब एक जो प्रोनेफ्रोज होता है उसके अंदर 3 to 15 ट्यूब्यूल्स होंगी। कैसे, एक डायग्राम बनाते हैं उसके बाद में इसको समझेंगे। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। इसको बोला जाता प्रोनेफ्रिक डक्ट, यह नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम, यह ग्लोमस, ग्लोमेरुलस, ये जब कंबाइंड हो जाती है सारी अंदर वाला पार्ट तो इसको ग्लोमस बोल देते हैं। और इसके अंदर पार्ट हैं प्रोनेफ्रिक, ये होगी प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, ये प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है। और ये पूरा जो चेंबर दिखाई दे रहा है प्रोनेफ्रिक चेंबर है ये। प्रोनेफ्रिक चेंबर, प्रोनेफ्रिक किडनी ऑफ
फ्रॉग, और फ्रॉग के अंदर भी ये किडनी है उसके लार्वा की। मेंढक के लार्वा की ये प्रोनेफ्रिक किडनी है। अब किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, ये हमने कहा भी कि सीलोम के अग्रभाग में बनेंगे। मान लीजिए कि ये सीलोम का पार्ट है ये, तो सीलोम के एंटीरियर पार्ट के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले बनती है, इसलिए इनको प्रोनेफ्रिक किडनी भी कहा गया है। अब जो एक प्रोनेफ्रिक किडनी होगी उसके अंदर जो ये प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती है, इनका नंबर क्या होता है, 3 to 15 होता है, यानी 3 से लेकर 15 तक इनका नंबर हो सकता है। जैसे फ्रॉग के अंदर देखें तो यहाँ कितने दिखाई दे रही है आपको, फ्रॉग के अंदर प्रोनेफ्रिक कितनी है, 3 है। इसके अलावा जो ह्यूमन होता है उसके एम्ब्रियो में इनका नंबर होगा वो 7 होगा। फिशेज के अंदर होती है वो लगभग एक दर्जन या डजन बोल सकते हैं कि जैसे 12 के समथिंग इनके अंदर इन ट्यूब्यूल्स का नंबर होता है। यानी वर्टिब्रेट के अंदर इन प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का नंबर है वो अलग अलग होगा। तो अगला पॉइंट लिखिए, ए प्रोनेफ्रोज contains 3 to 50 प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। यानी एक प्रोनेफ्रोज के अंदर 3 से 15 प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। These are 3 only in frog and 7 in human embryo. प्रोनेफ्रिक हिंदी वाले भी लिख सकते हैं साथ में कि एक प्रोनेफ्रिक कंटेज यानी एक प्रोनेफ्रोज में 3 से 15 प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल पाई जाती है, जिनमें फ्रॉग के लार्वा में केवल 3 और मनुष्य के एम्ब्रियो के अंदर इनकी संख्या 7 होती है। अब ये तो आ गई इसकी बात कि नेफ्रोज के अंदर प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होंगी, नंबर इनका अलग अलग है वर्टिब्रेट के अंदर। अब कहां ओपन हो रही है, सीलोम के अंदर ओपन हो रही है। यानी एक प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है, ये जो इसका आगे वाला भाग है फनल लाइक, फनल के समान, इसको क्या बोला, नेफ्रोस्टोम बोला है। एक नेफ्रोस्टोम के द्वारा किसके अंदर ओपन होती है, ये सीलोम के अंदर ओपन होती है। ठीक है, ईच प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल ओपन इन द सीलोम। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये लिख लीजिए आप, each pronephric tubule open in the coelom by a funnel or नेफ्रोस्टोम। यानी प्रत्येक प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल सीलोम के अंदर
एक कीप नुमा संरचना या नेफ्रोस्टोम के द्वारा खुलती है। अब ये तो हमने बात कर ली कि यहाँ पर प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है, वो नेफ्रोस्टोम या फनल के द्वारा सीलोम में ओपन होती है। और इनके पास में देखो जो नेफ्रोस्टोम है, इनके पास में क्या है, ग्लोमस है। ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब आप नेफ्रॉन के अंदर देखते हो, अभी तो डेवलप्ड नेफ्रॉन की हम बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर बोमेन कैप्सूल होता है, यहाँ पर आर्ट्रियोल आती है, एफेरेंट इफेरेंट बाहर निकलती है, इसको बोमेन कैप्सूल, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, और दोनों को साथ में क्या बोल देते हैं, मेलिफिगियन बॉडी बोल देते हैं। अब यहाँ पर जब ग्लोमेरुलस एक क्लस्टर बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमस बोलेंगे। तो अब जो प्रत्येक प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है, ये किसके पास में ओपन हो रही है, ये ग्लोमस या ग्लोमेरुलर के पास में ओपन हो रही है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए। अब हाँ, ये जो ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर कैप्सूल नहीं होगा, जैसे यहां पर अभी हमने बनाया कि ये बोमेन कैप्सूल होता है, ये इनके अंदर नहीं होता, ओनली इनके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस ही है। इस तरीके से यहां पर देखो, ऐसे समझने की कोशिश करिए इसको। हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं, बोमेन कैप्सूल होता है, इसके अंदर यहाँ पर एफेरेंट आर्ट्रियोल आती है, यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस एक गुच्छा बना लेती है और इफेरेंट बाहर निकल जाती है। इसको क्या बोला, ग्लोमेरुलस। ये क्या, बोमेन कैप्सूल। यहाँ पर ओनली फॉर क्या, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर है ये, तो ओनली फॉर क्या बनता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस ही होता है, इसमें कैप्सूल या बोमेन कैप्सूल नहीं होता है। तो अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, एनकैप्सुलेटेड ग्लोमेरुलस encapsulated glomerulus found near the each tubule। प्रत्येक नलिका के पास में, प्रत्येक नलिका के पास में एक ग्लोमेरुलस होता है। डायग्राम को देखते चलिए, समझते चलिए। प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल की हमने बात कर ली, नेफ्रोस्टोम के द्वारा ओपन हो रही है, इनके नजदीक ही क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है। जब ये ग्लोमेरुलस जोड़कर एक गुच्छा बना लेते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, ग्लोमस बोल देते हैं। अब प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल और ग्लोमस ये किसके द्वारा सराउंडेड रहते हैं, घिरे रहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, प्रोनेफ्रिक चेंबर। तो अगला पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं कि ग्लोमस एंड प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स सराउंडेड बाय प्रोनेफ्रिक चेंबर। ग्लोमस एंड प्रोनेफ्रिक tubules surrounded by the प्रोनेफ्रिक चेंबर। ग्लोमस तथा प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स प्रोनेफ्रिक चेंबर के द्वारा घिरी रहती हैं। चलो ये बात लिख ली। अब देखो क्या है, प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं,
ये सारी की सारी क्या करते हैं, एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होती है। किसके अंदर ओपन हो रही है, एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन हो रही है। इसको क्या बोला जाता है, प्रोनेफ्रिक डक्ट बोला जाता है। और ये प्रोनेफ्रिक डक्ट आगे चलकर किस में ओपन होगी, क्लोएका के अंदर ओपन हो जाएगी, आवस्कर के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोएका किसको बोला जाता है, जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रेटरी दोनों की ओपनिंग एक चेंबर में हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, क्लोएका बोला जाता है। तो अगला पॉइंट आपको यही लिखना है कि प्रत्येक प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल एक कॉमन नलिका में खुलती है, जिसे प्रोनेफ्रिक डक्ट कहा जाता है। और ये प्रोनेफ्रिक डक्ट है, ये क्लोएका में खुलती है। All the tubules of kidney opens in a common duct which called प्रोनेफ्रिक डक्ट। सभी एक कॉमन नलिका के अंदर खुल रही हैं, इसको क्या बोल दिया, प्रोनेफ्रिक डक्ट। और अंत में प्रोनेफ्रिक डक्ट ही किसके अंदर ओपन होगी, क्लोएका के अंदर ओपन हो जाएगी। प्रोनेफ्रिक डक्ट ओपन इन द क्लोएका ऑफ एम्ब्रियो। लिखते चलिए साथ साथ में। अब ये प्रोनेफ्रोज की एक स्ट्रक्चर की बात कर ली अपने, किसके अंदर क्या क्या है। अब किसके अंदर एक्टिव होते हैं, प्रोनेफ्रोज किडनी होती है ओनली या तो एम्ब्रियो के अंदर या जिनके अंदर लार्वा मिलता है, लार्वा के अंदर क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। तो अगला पॉइंट आप यही नोट करिए, प्रोनेफ्रोज एक्टिव only in the embryo and larval stage। प्रोनेफ्रिक किडनी या तो एम्ब्रियो के अंदर है, हिंदी में लिख लीजिए कि प्रोनेफ्रिक किडनी केवल एम्ब्रियो यानी भ्रूण व लार्वल अवस्था में एक्टिव होती है, क्योंकि कुछ समय के लिए बहुत जल्दी क्या करती है, ये जो नेक्स्ट स्टेज होती है, जो नेक्स्ट टाइप होता है किडनी का, प्रो से बाद में मीजो, मीजो बाद में किसमें डेवलप होती है, मेटा के अंदर। तो ये आगे चलकर बहुत जल्दी क्या होती है, मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ओनली फॉर लार्वा के अंदर मिलेगी, किस किस के अंदर मिलेंगी वो भी हम जानेंगे। तो अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, it is shown replaced by the next stage or mesonephrosis। कि बहुत जल्दी यानी बहुत जल्दी ही यह अगली अवस्था
या मीजोनेफ्रोज में बदल जाती है या उसके द्वारा ये रिप्लेस हो जाती है। अब ये हमने कह दिया कि लार्वा के अंदर मिलती है या एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर मिलेगी, यानी एम्ब्रियो के अंदर मिलेगी। तो क्या किसी अडल्ट में नहीं मिलेगी? हाँ, कुछ जो अडल्ट होता है जैसे साइक्लोस्टोम के अडल्ट होते हैं, जो कुछ टीलियोस्ट फिशेज होती हैं, उनके अंदर ये अडल्ट में भी जीवन पर्यंत लाइफ टाइम बनी रहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आप लिख लीजिए, इन अडल्ट साइक्लोस्टोम in adults of cyclostomes and some teleost species pronephrones persist throughout life. थ्रूआउट लाइफ यानी साइक्लोस्टोम के वयस्क व कुछ टीलियोस्ट मछलियों के अंदर प्रोनेफ्रोज जीवन पर्यंत पाए जाते हैं, यानी उनमें ये लाइफ टाइम बने रहेंगे। क्लियर है ये चीज? ज्यादातर हमने कहा कि कहां मिलेंगी, लार्वा के अंदर या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर मिलेंगी, लेकिन बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ये नेक्स्ट स्टेज यानी मीजोनेफ्रोज के द्वारा कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था प्रोनेफ्रोज के बारे में। एक बार फिर समझिए, हमने कहा कि मॉडर्न वर्टिब्रेट जो है, उन मॉडर्न वर्टिब्रेट के अंदर 3 प्रकार की किडनी पाई जाती है, प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज एंड मेटानेफ्रोज। सबसे पहले प्रोनेफ्रोज या प्राकृतिक किडनी की बात करेंगे। किसको बोला जाता है? इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट द फर्स्ट किडनी ट्यूब्यूल्स अपीयर डोर्सली either side of the anterior end of the coelom. These are called pronephrones because they appear first. कि वर्टिब्रेट का जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के अंदर पहली किडनी ट्यूब्यूल या फर्स्ट किडनी ट्यूब्यूल होती है, या जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, वो डोर्सल सरफेस पर सीलोम के दोनों तरफ प्रकट होंगी और ये सबसे पहले बनती है, इसलिए इनको क्या बोला है? प्रोनेफ्रोज बोला है। कहां पर है? एंटीरियर पार्ट में सीलोम की, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आगे इसी के आधार पर पढ़ेंगे। ये एंटीरियर पार्ट में बनेंगी सीलोम की, ये मिड पार्ट के अंदर बनेंगी, मध्य भाग के अंदर, और ये कहां बनेंगी? ये पोस्टीरियर पार्ट के अंदर बनेंगी, यानी पश्च भाग के अंदर इनका डेवलपमेंट होगा। एक डायग्राम से देखने की कोशिश करें। दीज आर आल्सो कॉल्ड हेड किडनी, इनको हेड किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज दे आर बिहाइंड द हेड, क्योंकि सीलोम के आगे वाले भाग में, उससे आगे क्या है? हेड। तो हेड के पीछे क्या होता है? इनका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको हेड किडनी भी कह देते हैं। स्ट्रक्चर देखनी है आपको एक प्रोनेफ्रोज किडनी की, जो फ्रॉग के लार्वा की है। क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है? ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती है, इनका नंबर भी अलग अलग वर्टिब्रेट के अंदर अलग अलग होता है। जैसे फ्रॉग के अंदर 3 है, वैसे 3 से लेकर 15 तक इनका होता है। ह्यूमन के अंदर कितनी मिलती हैं? ये 7 मिलती हैं, और मछलियों के अंदर 12 तक इनका नंबर हो सकता है। प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रोनेफ्रोज है तो उसके अंदर ट्यूब्यूल, उनको क्या बोलते हैं? प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बोल दिया। ये क्या करते हैं? एक इनका जो फनल लाइक माउथ हो सकता है, या नेफ्रोस्टोम जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा क्या करती हैं? ये ओपन होती हैं। इनके पास में क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है, यानी इनके पास में ग्लोमेरुलस होगा। पीछे की तरफ क्या करेंगे? कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होती है, जिसको क्या बोला जाता है? प्रोनेफ्रिक डक्ट बोला जाता है। और ये प्रोनेफ्रिक डक्ट है, आगे चलकर क्लोएका के अंदर ओपन हो जाती है। और यही बातें हमने क्या करी है? यहाँ पर लिखी है कि ए नेफ्रोज कंटेन्स 3 to 15 प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, कि 3 से लेकर 15 तक इसके अंदर प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। दीज आर 3 ओनली इन फ्रॉग लार्वा, फ्रॉग के लार्वा में केवल 3 है, जबकि ह्यूमन के अंदर ये
इनका नंबर ह्यूमन के लार्वा में इनका नंबर 7 है। प्रत्येक प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होगी ओपन इन द सिलोम बाय ए फनल और नेफ्रोस्टोम, कि सिलोम के अंदर, क्योंकि सिलोम के अग्रभाग में बनी, वहां पर क्या हुआ, ये ओपन होती है किसके द्वारा, नेफ्रोस्टोम के द्वारा। एक अनकैप्सुलेटेड ग्लोमेरुलस फाउंड नियर द ईच ट्यूब्यूल्स। अब ईच ट्यूब्यूल के पास में क्या है, एक अनकैप्सुलेटेड यानी संपुट विहीन ग्लोमेरुलस है, उससे रिलेट करेंगी। देखो ग्लोमेरुलस क्यों मिलेगा, क्योंकि आगे चलकर इसी के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट युक्त ब्लड है उससे वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, उनको अलग किया जाएगा, वो आगे के पार्ट में अपन देखेंगे। ग्लोमेरुलस एंड प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स सराउंडेड बाय द प्रोनेफ्रिक चेंबर। अब सिलोम के अंदर थे, इन चारों तरफ घिरे रहेंगे किसके द्वारा, प्रोनेफ्रिक चेंबर के द्वारा ये घिरे रहते हैं। All the tubule of kidney open in the एक common duct which called pronephric duct। ये हमने देख लिया डायग्राम के अंदर कि सभी की सभी एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन हो रहे हैं, प्रोनेफ्रिक डक्ट इसको बोल दिया है। Each pronephric tubules open in the coelom by a funnel। ये तो चलो हमने इसको तो कर लिया था कवर। हाँ, प्रोनेफ्रिक डक्ट ओपन इन द क्लोका ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के क्लोका के अंदर ही ओपन होगी प्रोनेफ्रिक डक्ट, जो लंबी वाली थी नीचे। प्रोनेफ्रोज एक्टिव ओनली इन द एम्ब्रियो एंड लार्वा। इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज लिख लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। प्रोनेफ्रिक एक्टिव ओनली इन द एम्ब्रियोनिक और लार्वल स्टेज, या तो लार्वा में या जिनके अंदर या तो एम्ब्रियो में या जिनके अंदर लार्वल स्टेज है उसके लार्वा के अंदर ही ओनली पाई जाती है। बहुत जल्दी कुछ समय के लिए रहती है, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है किसके द्वारा, नेक्स्ट स्टेज यानी कि मीजोनेफ्रोज के द्वारा। क्योंकि प्रोनेफ्रोज के बाद में कौन सी किडनी का डेवलपमेंट होगा, मीजोनेफ्रोज का डेवलपमेंट होगा। इन अडल्ट ऑफ द साइक्लोस्टोम्स एंड सम टीलियोस्ट फिशेज प्रोनेफ्रोज परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। यानी कुछ साइक्लोस्टोम के वयस्क, सॉरी अडल्ट ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा के वयस्क और कुछ टीलियोस्ट मछलियों के अंदर ये जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। क्लियर है, ये था प्रोनेफ्रोज किडनी के बारे में। इसके बाद में हम देखेंगे मीजोनेफ्रोज किडनी के बारे में देखने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, मीजोनेफ्रोज किडनी। अब देखो जहां पर प्रोनेफ्रोज बने थे, इसको एक और सिंपल डायग्राम से आपको दिखाऊं, जैसे इस तरीके से वहां पर क्या था, डायग्राम सीधा था, यहां पर बना लिया। ये सबसे आगे वाला भाग है, एंटीरियर पार्ट है। इसके जस्ट जो पीछे वाला भाग होगा, यहाँ क्या बनेगी, मीजोनेफ्रिक किडनी। क्योंकि ये तो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और इनके जस्ट बाद में, इनके जस्ट बिहाइंड या पीछे, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, मीजोनेफ्रोज का फॉर्मेशन होगा। तो इसके अंदर लिखिए, इन द एम्ब्रियो in the embryo mesonephros
develop behind the प्रोनेफ्रोज, यानी भ्रूण में प्रोनेफ्रोज के पीछे मीजोनेफ्रोज का परिवर्तन होता है। अब जो प्रोनेफ्रोज और मीजोनेफ्रोज की जो ट्यूब्यूल्स होंगी, इनका डेवलपमेंट होता है वो इक्वली होता है, और ये आपस में क्या होती हैं, होमोलोगस होती हैं। द tubules of pronephros and metanephros and metanephros, sorry, meta नहीं, mesonephros equally developed and homologous. प्रोनेफ्रोज और मीजोनेफ्रोज की ट्यूब्यूल्स का परिवर्तन एक समान होता है तथा ये समजात होती है, होमोलोगस होती है, यानी इनका ओरिजिन क्या होता है, समान होता है। लेकिन प्रोनेफ्रोज की तुलना में मीजोनेफ्रोज है वो ज्यादा क्रियात्मक होता है, ज्यादा फंक्शनल होता है, क्योंकि ये तो बनी थी कुछ समय के लिए, अब धीरे धीरे ये तो एक्सटेंट होती चली जाएंगी यहां से, और यहां से मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है वो बनती चली जाएंगी। इनको अपन देखो यहां क्या बोल देते हैं, ये प्रोनेफ्रोज या हेड किडनी। और इनके जस्ट पीछे यहां पर धीरे धीरे क्या बनेंगी, ये बनेंगी, जैसे नेक्स्ट स्टेज में बताऊं आपको इस तरीके से, यहां ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, रिड्यूस होती चली जाएंगी, और यहां पर क्या बनती जाएंगी, मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। ये पीछे क्लोएका होता है, यहां पर क्या होता है, गोनाड होता है, आगे चलकर गोनाड के साथ में इनका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, मीजोनेफ्रोज मोर फंक्शनल देन प्रोनेफ्रोज, यानी मीजोनेफ्रोज प्रोनेफ्रोज की तुलना में ज्यादा क्रियात्मक होते हैं। अब इसका कारण एक ये भी होता है कि मीजोनेफ्रोज जो ट्यूब्यूल्स होंगी ये होंगे भी लंबी, और इनका नंबर भी क्या होगा, इनसे ज्यादा होगा। मीजोनेफ्रोज मोर फंक्शनल देन प्रोनेफ्रोज, इसी में कंटिन्यू लिख लीजिए, बिकॉज because mesonephric tubules are more mesonephric tubules are
more in number and longer. हमने कहा कि प्रोनेफ्रोज की तुलना में मेसोनेफ्रिक किडनी ज्यादा फंक्शनल होती है, क्रियात्मक होती है, क्योंकि इनका नंबर भी ज्यादा होता है और ये लंबी भी होती है, इनकी संख्या भी ज्यादा होगी और इसकी लंबाई भी ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा फंक्शनल होती है। अब जो प्रोनेफ्रोज किडनी थी वो तो क्या करती है, जो सिलोम थी वहां से इनडायरेक्टली वेस्ट को अलग करने का काम करेंगी, और ये डायरेक्टली क्या करेंगी, जो ग्लोमेरुलस होगा उससे डायरेक्टली वेस्ट जो प्रोडक्ट होगा उसको ये रिमूव करेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, दे रिमूव वेस्टेज डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लोमेरुलर ब्लड। They remove wastage directly from the glomerular blood. They remove wastage directly from the glomerular blood. ये ग्लोमेरुलर रक्त से सीधे ही अपशिष्ट पदार्थों को अलग करती है। मेसोनेफ्रोज जो होते हैं उनको वोल्फियन बॉडी भी कहा जाता है। मेसोनेफ्रोज is also called वोल्फियन बॉडी। इनको वोल्फियन बॉडी भी कहा जाता है, किनको, मेसोनेफ्रोज को। अब देखो यहां से ये प्रोनेफ्रोज था, तो ये क्या थी, प्रोनेफ्रिक डक्ट थी। प्रोनेफ्रोज था, प्रोनेफ्रिक डक्ट थी। धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, जो प्रोनेफ्रोज होते हैं वो आगे से एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे, विलुप्त होते चले जाएंगे, और जो इसका मध्य वाला भाग है, मिडिल पार्ट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेसोनेफ्रिक किडनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो प्रोनेफ्रिक डक्ट थी इसको यहां क्या बोल देंगे, मेसोनेफ्रिक डक्ट। और आगे चलकर इससे बाद में क्या बनेगा, मेटानेफ्रिक किडनी बनेगी, तो वहां पर पोस्टीरियर पार्ट से यहां से क्या बनेगी, मेटानेफ्रिक किडनी बन जाएगी, और इस डक्ट को क्या बोल देंगे, मेटानेफ्रिक डक्ट बोल देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यही आपको लिखना है। with the extinction of pronephroid, with the extinction of pronephroid, pronephric duct called mesonephric duct. With the extinction of pronephroid,
the pronephric duct is called now, यहाँ नाउ लगा लेना भाई, नाउ mesonephric duct, नाउ mesonephric duct, ये वाला पहले प्रोनेफ्रिक डक्ट कहला रही थी, उसके बाद में क्या कहलाएगी, मेसोनेफ्रिक डक्ट है वो कहलाएगी। चलो इतना नोट करिए, अब देखेंगे कि कहां कहां पर ये मिलती है। देखो जो वर्टिब्रेट की हम कैटेगरी पढ़ते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स। ये जो है रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स, इनको अपन क्या बोलते हैं, एमनियोट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एमनियन मिलती है, एक मेम्ब्रेन होती है एमनियन, वो मिलती है, इसको एमनियोट्स बोलते हैं, इनको नॉन एमनियोट बोल देंगे। अब यहां से देखिए कि इनकी तुलना में ये ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो फिश और जो एम्फीबियन है, इनके अंदर तो जो मेसोनेफ्रिक किडनी होगी वो इसके एम्ब्रियो के अंदर और इसके अडल्ट में दोनों में एक्टिव होंगी, यानी फिशेज और एम्फीबियन है, इसके एम्ब्रियो एंड अडल्ट दोनों के अंदर ही क्या होती है, मेसोनेफ्रिक किडनी है वो एक्टिव होती है। फिशेज और एम्फीबियन के एम्ब्रियो यानी भ्रूण व वयस्क दोनों के अंदर मेसोनेफ्रिक किडनी है वो डेवलप्ड होती है। सेंटेंस के रूप में लिखो तो लिख लीजिए, द मेसोनेफ्रोज इन फिशेज एंड एम्फीबियन mesonephros in fishes and amphibians, यानी मछलियों के अंदर और उभयचर के अंदर एक्टिव इन बोथ एम्ब्रियो एंड अडल्ट। मछली के और उभयचर के इन दोनों के एम्ब्रियो में और अडल्ट में ये एक्टिव होंगी, कौन, मेसोनेफ्रिक किडनी। जबकि जो एमनियोट्स होते हैं जैसे रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स, स्तनधारी, इनमें ओनली जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के अंदर मिलेंगी, बाकी जो अडल्ट होगा उसके अंदर किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएंगी, मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक किस में कन्वर्ट हुई, मेसोनेफ्रिक के अंदर। मेसोनेफ्रोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटानेफ्रोज या मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि एमनियोट्स जो होते हैं यानी रेप्टाइल, एविज और मैमल्स, इनमें मेसोनेफ्रिक किडनी है वो ओनली किस में एक्टिव होगी, एक्टिव ओनली इन, चलो नीचे लिखवा देता हूं सेंटेंस, आप इसके बाद में लिख लीजिए। इन एमनियोट्स द mesonephros is active, mesonephros is active only in embryos, mesonephros active in only in embryos and in adult replaced by
मेटानेफ्रोज एंड इन अडल्ट रिप्लेस्ड बाय मेटानेफ्रोज, यानी एमनियोट्स के भ्रूण में मिजोनेफ्रोज एक्टिव होते हैं तथा वयस्क में ये मेटानेफ्रोज द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये मेटानेफ्रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मेटानेफ्रिक किडनी, या मेटानेफ्रोज, ये किसके अंदर मिलेगा? ये मिलेगा जो एमनियोट्स होते हैं, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, उनके अंदर सबसे डेवलप्ड प्रकार की जो किडनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रिक किडनी बोलते हैं। तो उन सब के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी है वो पाई जाएगी। इसमें भी आप एक दो पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। एक्टिव किडनी ऑफ higher vertebrates called मेटानेफ्रोज। उच्च विकसित कशेरुकियों की सक्रिय किडनी या वृक्क मेटानेफ्रोज कहलाती है। अब एक डायग्राम जो पीछे था उससे समझते हैं। देखो आगे चलकर, हाँ ये वाला जो अपन पढ़ रहे थे, अब जैसे जैसे देखो मेटा, मेटा का मतलब इससे भी पीछे की तरफ किसका डेवलपमेंट होगा? मेटानेफ्रोज का डेवलपमेंट होगा। जैसे यहाँ पर क्या थी? प्रोनेफ्रिक डक्ट थी। जैसे जैसे प्रोनेफ्रोज एक्सटिंक्ट हुई, प्रोनेफ्रिक डक्ट क्या कहलाई? मिजोनेफ्रिक डक्ट। अब मिजोनेफ्रिक से बाद में क्या बन जाएंगे? मेटानेफ्रोज बन जाएंगे। तो मेटानेफ्रिक डक्ट है वो क्या कहलाएगी? मिजोनेफ्रिक डक्ट है वो क्या कहलाएगी? मेटानेफ्रिक डक्ट कहलाएगी। ओनली फॉर उसका रिलेशन जहां पर जो टेस्टिस के साथ में होता है वो वाला रहेगा, वो बचेगी, बाकी एक्सटिंक्ट हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? मेटानेफ्रोज में, जो एक विकसित प्रकार की किडनी होती है। और वो किस में मिलती है? जो एमनियोट्स होते हैं, जो हायर वर्टिब्रेट है, जैसे रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, उनके अंदर किडनी मिलेगी, वो मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी मिलती है। और इस तरीके से किडनी का डेवलपमेंट है वो होता गया। देखो यहां पर जो हमने देखा था कि यहां पर क्या थी? एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर तो क्या थी? मिजोनेफ्रिक किडनी थी। लेकिन इन्हीं के अडल्ट के अंदर मिजोनेफ्रिक किडनी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटानेफ्रोज के अंदर या मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर रूपांतरित हो जाती है। तो ये थी बेटा किडनी, तीनों प्रकार की किडनियों के बारे में कि कौन कौन सी किडनी है और किस हिसाब से इनका फॉर्मेशन है वो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। चलो तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। काफी लंबा हो गया हमारा वीडियो, तो अब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, देख सकते हैं। इन तीनों के बारे में हमने स्टार्ट किया, प्रोनेफ्रिक देखा, धीरे धीरे इनसे मिजोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक से आगे चलकर यहाँ पर मेटानेफ्रिक किडनी, ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती चली जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगी? मेटानेफ्रिक किडनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो तो आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।